हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ में। और आज हम नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट 2 करेंगे, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन की एक सीरीज चला रखी है मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका पार्ट 2 है। और इसमें आज हम मिट्टी के बारे में, मृदा कह लीजिए, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल एज ए रिसोर्स क्या काम करती है। साथ ही साथ मिट्टी का या फिर मृदा का हम वर्गीकरण किस किस तरह से कर सकते हैं, और जो भी इसके डिफरेंट टाइप्स होगी उनके बारे में डिटेल में हम थोड़ा सा जानेंगे विद पिक्चर्स ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली सॉइल को कवर करेंगे, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ सॉइल को। हालांकि सॉइल कंजर्वेशन एक डिफरेंट पार्ट होता है, तो वो मैं अगले वीडियो में ले लूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी अगर मैं एक साथ करूंगी तो। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट रखेंगे इसको। शॉर्ट मीन्स 25 मिनट्स अराउंड ये आपकी वीडियो रहेगी, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी सॉइल के बारे में, यानी कि मिट्टी के बारे में। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर KVS TSSP कई चीजों की तैयारी कराती हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑफ कोर्स, है ना। और कोई भी, बस आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा, एक बार वीडियो देखिए और नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। वो सबसे आसान तरीका होता है। नोट मेकिंग करेंगे साथ साथ, तो आप जब अपने नोट बनाते हैं तो हाईलाइट्स थोड़े से पॉइंट्स में लिखना सीखिए, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स में। ऐसा नहीं कि मैंने अगर 4 लाइनें लिखी हैं तो आप 4 लाइनें लिखेंगे, नहीं। इन 4 लाइनों को 1.5 या 2 लाइनों में कवर कीजिए, वो आपके नोट मेकिंग होंगे। या फिर आप कुछ कुछ वर्ड्स में भी इनको कवर कर सकते हैं, एज पर योर इंटेलिजेंस, जो भी आपका दिमाग जिस तरह से चलता है उस हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो थोड़ा सा एक तो सिलेबस को देख लेते हैं। भाई ये सारी चीजें मैंने करा दी हैं आपको, सिवाय इसको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अभी रहता है, ये नहीं कराया है। इससे पहले का सारा आपका कवर हो चुका है। अभी हम कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स। इसमें फर्स्ट वीडियो में नेचुरल रिसोर्स के बारे में बताया था। आज हम करेंगे सॉइल को। ठीक है, सॉइल लैंड का एक पार्ट है, लेकिन लैंड को अलग से लेंगे, उसमें काफी और चीजें भी हैं। तो आज हम सॉइल को देखेंगे। ओके, फिर ये वाला पार्ट आपका रह जाएगा, इसको भी हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, हम सबको पता है। पहली चीज तो मिट्टी जो है एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इसकी टाइप जान लीजिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज जो है वो कई तरीके के हो सकते हैं। इसमें मेन टाइप हमने नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज की बात की थी। तो हम ये जानते हैं कि मिट्टी जो है, कि मृदा जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि इसको हम बार बार मतलब उपयोग में ला सकते हैं। साथ ही साथ अगर खत्म हो जाती है तो हम और भी इसका यूज कर सकते हैं, बन सकती है मिट्टी। ठीक है, तो रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल नहीं है, जैसे कि हमारे कोल पेट्रोलियम होता है, वैसा नहीं है ये, बल्कि नवीकरणीय संसाधन है। और नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है। इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। और हम सब जानते हैं कि केवल प्लांट्स के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, मिट्टी के अंदर रहकर ही वो सांस लेते हैं, उसको अपना घर बना लेते हैं। इवन आपकी चींटियां हो गई, या फिर आपके अर्थ वॉर्म हो गए, या फिर कई जानवर ऐसे हैं जो मिट्टी के अंदर ही घर बनाकर रहते हैं, चाहे वो सांप भी क्यों नहीं हो गया। साथ ही साथ मिट्टी के अंदर जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू ये जानवर जो है उस पर फीड करते हैं। या फिर हमारे प्लांट की ग्रोथ जो है, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनकी हेल्प से हमारे पौधे भी ग्रो करते हैं। Various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind and glaciers, activities of decomposers etc. contribute to the formation of soil. अब मिट्टी बनती कैसी है, इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है प्राकृतिक रूप से अपने आप बनती जा रही है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से हमें मिट्टी देखने को मिलती है। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं? अगर टेम्परेचर में कोई चेंज होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, बहते पानी की क्रिया, देखो सॉइल इरोजन आपने सुना होगा कि मिट्टी का कटाव भी हो जाता है। और मिट्टी डिफरेंट तरीके की होती है, डिपेंड करता है कि वो कौन से एरिया की मिट्टी है, वहां का टेम्परेचर क्या है, वहां का वेदर क्या है, वहां पे पानी का फ्लो कैसा है, कितनी बारिश होती है। तो इन सभी चीजों पर जो है मिट्टी का फॉर्मेशन वो डिपेंड करता है। साथ ही साथ हवा और हिमनद के ऊपर भी डिपेंड करती है। साथ ही साथ डिकम्पोजर्स, देखो डिकम्पोजर्स कौन सी चीजें होती हैं जो डिकम्पोज करती हैं मिट्टी को, है ना, उसको खाद में या कई चीजों में कन्वर्ट भी करती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो जो हमने सुना है कि जो केंचुए होते हैं ना, फार्मर्स फ्रेंड माने जाते हैं, वो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। तो जहां की मिट्टी है वहां पर डिकम्पोजर्स कौन कौन से हैं, क्या वो उसको उर्वरक बनाने में सहायता कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम फॉर्मेशन ऑफ सॉइल किस तरह से होती है। अब देखो सॉइल के अंदर जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। जैविक और अजैविक दोनों तरह के सब्सटेंसेस जो है सॉइल के अंदर हमें मिलते हैं। तो कुछ पिक्चर्स है जिनके थ्रू मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगी। देखिए सॉइल की प्रोफाइल सिंपल NCERT की 8th क्लास की बुक से आपको मिल जाएगा। सॉइल की प्रोफाइल कैसी होती है, मृदा परिच्छेदिका बोलते हैं इसको हम हिंदी में।
दोनों मैंने लिया है। तो देखो ये एक सॉइल की प्रोफाइल होती है कि मिट्टी में किस किस तरह की लेयर्स बन जाती हैं। तो सबसे पहले टॉप जो सॉइल होती है जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं बेसिकली, उसमें ह्यूमस होता है, यानी कि उसमें ह्यूमस आप कह सकते हैं थोड़ा सा नमी टाइप सी होती है, ह्यूमस होता है, वेजिटेशन होता है उसके अंदर आपके प्लांट्स या फिर वनस्पति आपको दिखाई देती है। उसके जो नीचे की प्रोफाइल होती है, यानी कि इस भाग की बात हो रही है, इसमें सब सॉइल होती है विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले, यानी यहाँ पर गाद होती है, बालू होती है और क्ले भी होता है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर। उसके बाद आती है वेदर्ड रॉक। देखो वेदरिंग एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है वेदरिंग? बेसिकली अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई रॉक होती है, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, मिट्टी है, मिनरल्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जो है पहाड़ मिनरल्स वगैरह जो है चेंज हो जाते हैं। किसके थ्रू? फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस होते हैं सॉइल के कंपोनेंट्स के अंदर। तो वेदरिंग प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, जिसके थ्रू ये मिट्टी में कन्वर्ट होती है प्रॉपर। तो ये जो है वेदरिंग प्रोसेस है। वेदर्ड रॉक मटेरियल, जैसे कि बारिश की वजह से या काफी चीजों की वजह से वेदरिंग होती है। उसके बाद है पेरेंट रॉक, यानी कि जनक चट्टाने, जहां से मिट्टी बनी है, जिस तरह की चट्टान से मिट्टी बनी है। तो इस तरह से आप टॉप जो है 4 लेयर मिट्टी की यहाँ पर देख सकते हैं। टॉप सॉइल, सब सॉइल, फिर वेदर्ड रॉक मटेरियल, उसके बाद पेरेंट रॉक। हिंदी में देख लेना इसको क्या क्या बोलते हैं, वो आपके नॉलेज के लिए एक पिक्चर मैंने दी थी आपको। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सॉइल है उस पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। वो मैंने आपको जनरली थोड़ा सा बता दिया है, लेकिन एक प्रॉपर बहुत अच्छी पिक्चर एनसीईआरटी से ली है मैंने कि सॉइल को क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं। मतलब सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि मिट्टी जब बनती है तो उस पर कौन कौन से कारक हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले पेरेंट रॉक, कि किस तरह की चट्टान से वो बनी है ना। इग्निशियन रॉक्स होती हैं, है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। तो तरह तरह की चट्टानें होती हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट के अंदर वो पाई जाती हैं। तो पेरेंट रॉक जो है क्या डिटरमाइन करती है कि मिट्टी का रंग कैसा होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, उसकी जो रासायनिक प्रक्रिया है, प्रॉपर्टीज हैं, वो कैसी होंगी, मिनरल्स उसके अंदर कैसे आएंगे, कंटेंट और परमिएबिलिटी उसके अंदर किस तरह की रहेगी, है ना, कितना उसके अंदर रिसाव हो पाएगा। उसके बाद है क्लाइमेट, यानी कि मौसम। इसके अंदर आपका टेम्परेचर आ जाता है। रेनफॉल इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, कि किस तरह का रेनफॉल है, वहां पर कम बारिश होती है, ज्यादा बारिश होती है। वेदरिंग प्रोसेस, यानी कि चट्टानों का टूटना केमिकल प्रोसेस से या बारिश से, इन सब चीजों से किस तरह सा एनवायरमेंट वहां पर रहता है। फिर ह्यूमस कितना है उसके अंदर, तो ये सब भी कारक है जो सॉइल पर इफेक्ट डालते हैं। फिर टाइम क्या है, डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, कि कितनी मोटी परत होगी मिट्टी की या कितनी कम परत होगी। टाइम उसका डिपेंड करता है, कितने टाइम में वो बनी है, कितना टाइम लगा है। देखो वैसे तो हजारों साल लग जाते हैं मिट्टी को एक प्रॉपर चट्टानों से मिट्टी प्रॉपर अच्छे से बनने में। उसके बाद है फ्लोरा एंड फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वहां की वनस्पति वगैरह कैसी है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जैसे अर्थवर्म हो गए, है ना, अमीबा, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, भाई जितनी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उतना ज्यादा ह्यूमस होगा। तो ये भी डिपेंड करते हैं। इसी तरह से जितनी ज्यादा वनस्पति वहां पर होगी उतना ह्यूमिड होगी, ह्यूमस होगा उस सॉइल के अंदर, है ना। तो ये भी डिपेंड करता है वहां की वनस्पति पर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर, कि सॉइल किस तरह की होगी। फिर रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप किस तरह का है, मतलब टेढ़ी ढलान पर मिट्टी है या समतल मैदान पर मिट्टी है, नदी के पास है ना। डिटरमाइंड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, तो है ना, कितनी अगर चट्टानी भाग की मिट्टी है तो वो किस तरह की होती है। फिर सो समतल नदी के पास की जो भाग होते हैं, मैदानी भाग होते हैं, वहां की मिट्टी किस तरह की होती है। तो ये सब चीजें भी डिटरमाइन करती है मिट्टी की प्रोफाइल को। तो देखो ये है सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी जब फॉर्म होती है, बनती है मिट्टी, मृदा बनती है, तो ये सारे फैक्टर जो है उस पर इंपॉर्टेंट होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा फैक्टर इंक्लूडेड है, कौन सा नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पर, यानी कि मिट्टी को जो है हम किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। देखो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। उसका कलर कैसा है, उसकी थिकनेस, मोटाई कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है ना, बनावट कितनी है, उसकी एज कितनी होगी, उसकी जो रासायनिक और भौतिक गुण है वो किस तरह के हैं। इन सब चीजों पर देखें तो जो हमारे भारत की मिट्टी है, यहाँ पर हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो जो सॉइल है इंडिया की, वो उसको क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। अब वैसे तो करने को 8-9 टाइप्स बन जाती हैं, लेकिन ये कुछ बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो आपको पढ़नी है। सबसे पहली है एलुवियल सॉइल्स, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। सेकंड है ब्लैक सॉइल, यानी कि काली मिट्टी। थर्ड इज रेड एंड येलो सॉइल्स, यानी कि लाल और पीली मिट्टी। फोर्थ इज लेटराइट सॉइल, यानी कि लेटराइट मिट्टी। और फिफ्थ इज एरिड सॉइल्स, यानी कि शुष्क मिट्टी। एरिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रॉपर शुष्क बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये 5 तरह की मिट्टी के प्रकारों को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं तो वो आपकी अक्सर एग्जाम्स में आ जाती है, उनको हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम एलुवियल सॉइल की, यानी कि जलोढ़ मिट्टी की। अब क्योंकि जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी किस तरह की होती है। तो देखिए ये एलुवियल सॉइल है, ये एनसीईआरटी से लिया है मैंने।
ये एलुवियल सोयल है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी है। इसको देख लो ध्यान से ताकि आपको थोड़ा सा फर्क लगे कि हाँ भाई एक तरह की मिट्टी है। सो इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही फैक्चुअल चीजें लिखी हैं इसके बारे में, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा हम ऊपर ऊपर का भी नहीं पढ़ेंगे। हमें थोड़े बहुत फैक्ट्स पता होने चाहिए कि एलुवियल सोयल किस तरह की होती है, कहाँ पाई जाती है, किस चीज से बनती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स की, यानी कि हम पूरे संपूर्ण उत्तरी मैदान की बात करें, तो ये पूरा ही जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। 3 जो इसमें इंपॉर्टेंट हिमालय रिवर सिस्टम है, यानी कि जो हिमालय नदी प्रणालियां हैं, वो 3 इसमें ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण रूप से इंपॉर्टेंट है। वो है हमारी सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र द्वारा जमा किया गया है। मतलब मोस्टली जो मिट्टी है, बेसिकली आप कह सकते हैं कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जमा की हुई गाद के कारण है। ठीक है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु नदी है, आपको पता है सारी जो उत्तर के प्लेन एरियाज हैं वहां पर ये नदियां आती हैं। तो वहां पर जो है क्या है कि वहां पर मैदानी भाग है, वहां की जो मिट्टी होगी वो बेसिकली आपकी मोस्टली जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। इनकी उच्च उर्वरता के कारण जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र हैं सघन खेती और घनी आबादी वाले, क्योंकि मतलब कहते हैं फर्टिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, मतलब बहुत ज्यादा उर्वरक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर फसलें बहुत अच्छे से हो सकती हैं। और लोग जो है नदी के किनारे क्यों बसते थे पहले, क्योंकि वहां पे पानी अवेलेबल होता था, आप वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हो, एग्रीकल्चर अच्छा हो जाता है, मिट्टी उपजाऊ होती है। और मिट्टी उपजाऊ होने के कारण क्या होती है कि वहां पर बहुत ज्यादा खेती होती है, और खेती होगी यानी कि दैट मीन्स कि वहां पर आबादी भी बहुत ज्यादा बसेगी। तो जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, यानी कि हमारा उत्तरी मैदान है, वो पूरा ही जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इसकी उच्च उर्वरता होती है, यानी कि सघन खेती होगी, साथ ही साथ घनी आबादी भी यहाँ पर पाई जाएगी। हाई फर्टिलिटी होती है। ठीक है, इंटेंसिवली कल्टीवेटेड एरिया होता है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं मतलब ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए और थोड़ा सा जानते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। These soils also extend in राजस्थान एंड गुजरात थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। एक कॉरिडोर के थ्रू जो है राजस्थान और गुजरात में भी एक्सटेंडेड है, क्योंकि कुछ नदियों का कुछ पार्ट जो है धाराओं के रूप में बहता रहता है। तो राजस्थान और गुजरात को भी जलोढ़ मिट्टी का बहुत सारा पार्ट मिलता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं राजस्थान और गुजरात तक ये फैली हुई है। Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi, Godavari and Krishna and the Kaveri rivers। तो भाई जो भी महानदी हो गई या गोदावरी होगी, कृष्णा कावेरी नदी हो गई, इनके जो डेल्टाई क्षेत्र हैं वहां पर भी जो है एलुवियल सोइल पाई जाती है। यानी कि आप कह सकते हो सीधा सीधा कनेक्शन है नदियों के साथ। नदियां जो है जलोढ़ मिट्टी जमा करती चली जाती हैं, और क्योंकि जमा करती हैं, नदियों के पास पानी भी अवेलेबल होता है, मिट्टी भी उर्वरक होती है, यानी कि उपजाऊ होती है, तो यहाँ पर आबादी भी अच्छी खासी पाई जाती है। तो आपको पता चल गया कि पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है, यानी कि उत्तरी मैदान है, वो जलोढ़ मिट्टी का है। साथ ही साथ राजस्थान और गुजरात है, और इसके बाद महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के पास का जो क्षेत्र है वो भी जो है एलुवियल सोयल से भरपूर है। ओके, इतनी बात आपको क्लियर होगी। थोड़े से कुछ फैक्ट्स थे। अब अगर हम बात करें एज के बारे में, मतलब कितनी इस मिट्टी की उम्र होगी, उम्र के आधार पर अगर हम एलुवियल सोइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी को डिवाइड करेंगे, तो जलोढ़ मिट्टी भी जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है, खादर और बांगर। आई होप कि जब आपने पुराने मतलब 8th 9th 10th में जब आप पढ़े होंगे स्कूलों में, तो एसएसटी में आपने जरूर पढ़ा होगा खादर और बांगर मिट्टी के बारे में। तो भाई कितनी मिट्टी पुरानी है और कितनी नई है, इस आधार पर जो है इसको 2 चीजों में डिवाइड किया गया है। पुरानी मिट्टी जो होती है उसको हम बांगर कहते हैं, और जो नई मिट्टी होती है उसको हम खादर कहते हैं। यानी कि ये जो एलुवियल सोइल है, इसी को जो है नई पुराने के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर के बारे में। जो नई होगी, न्यू एलुवियल सोइल होगी, उसको हम खादर बोलेंगे, और जो पुरानी वाली है उसको हम बांगर बोलेंगे। खादर की तुलना में बांगर मिट्टी में कंकेर नोड्यूल्स की सांद्रता अधिक होती है, इसमें महीन कण अधिक होते हैं, और बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है। यानी कि अगर हम बांगर के कंपैरिजन करें खादर के साथ, यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी से पुरानी जलोढ़ मिट्टी का कंपैरिजन करें, तो जो खादर मिट्टी जो है उसमें जो है ज्यादा उपजाऊ होती है। ओके, इसमें कुछ महीन कण ज्यादा अधिक होते हैं, और बांगर की तुलना में ये अधिक उपजाऊ होती है। तो क्वेश्चन अगर आए आपके सामने कि कौन सी मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है, तो याद रखना है कि खादर जो है वो ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसके अलावा अगर मैं आपको एलुवियल सोइल के बारे में बताऊं, तो ये पूरी ही मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तो हमें कंपैरिजन करते हैं कि कौन से ज्यादा कौन सी कम उपजाऊ है, लेकिन ऑल ओवर अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो बहुत उपजाऊ होती है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, और इसमें बहुत ही अच्छे प्रोपोर्शन में पोटेशियम मिलता है, फोस्फोरस मिलता है, फोस्फोरिक एसिड होता है बेसिकली, और लाइम भी होता है, जो बेसिकली शुगर केन आप कह सकते हैं, गन्ने की खेती के लिए, पैडी की क्रॉप के लिए, वीट की क्रॉप के लिए, साथ ही साथ कुछ दालों के लिए, सीरियल्स और पल्सेस जो होती है उनके लिए जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। याद रखना, आपकी जो गन्ने की खेती होती है, पैडी होती है, पैडी क्रॉप होती है, वीट होता है यानी कि गेहूं होता है, और सीरियल्स और पल्सेस होती है, इन सभी क्रॉप के लिए जो है जलोढ़ मिट्टी बहुत ही ज्यादा
उपजाऊ होती है, ठीक है। फर्टिलिटी की वजह से इसमें आबादी भी बहुत ज्यादा होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एलुवियल सॉइल। अब हम नेक्स्ट सॉइल की बात करेंगे जो है काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल। कुछ इस तरह का एरिया दिखाई देता है हमें काली मिट्टी का एरिया। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ओके, These soils are black in color and are also known as रेगुड़ सोइल, है ना। रेगुड़ मिट्टी भी इसको कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी कहते हैं इसको। ये मुझे अभी याद है, हम शायद 9th क्लास में थी, पता नहीं 6-7 की बात होगी, रेगुड़ मिट्टी के बारे में पढ़ते थे। मतलब एसएसटी की वो बहुत सारी चीजें, मैं पीडीएफ बना रही थी तो मुझे बहुत सारी चीजें अपने आप ही याद आने लगी, है ना। इस मिट्टी का रंग जो होता है काला होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसको हम रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं। तो आपके सामने कई बार क्वेश्चन काली मिट्टी ना पूछकर वो रेगुड़ मिट्टी भी इससे एक्सचेंज कर सकते हैं। ब्लैक सोइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सोइल। देखो इसको हम जो है, ये एक डीएसएसबी में एग्जाम भी पूछा गया था कि काली कपास मृदा जो है वो कहाँ पर पाई जाती है। मोस्टली कुछ स्टेट्स के नाम थे उसमें। तो ब्लैक सोइल जो होती है कॉटन यानी कि कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज्यादा रिच होती है इसके लिए। और इसको हम काली कपास मृदा भी बोलते हैं या फिर काली कपास मिट्टी के रूप में भी इसको हम जानते हैं। It is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil। अब देखो काली मिट्टी बनती क्यों है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो पेरेंट रॉक, किस तरह के रॉक मटेरियल से ये बनी है, साथ ही साथ वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन, ये दोनों चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि वहां पर काली मिट्टी होगी कि नहीं होगी। ओके, इसके अलावा ब्लैक सॉइल के बारे में, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ Deccan Trap basalt region spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows। इस प्रकार की मिट्टी किस तरह से कहाँ पाई जाती है, उत्तर पश्चिमी दक्कन के पठार में फैले दक्कन ट्रैप बेसल्ट क्षेत्र की विशेषता है ये, और लावा प्रवाह से बनती है। जब लावा जो है बह बहकर नीचे आ जाता है तो उस प्रवाह से भी ये मिट्टी बनती है। ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों को कवर करती है। गोदावरी और कृष्णा घाटियों के साथ दक्षिण पूर्व में भी फैली हुई है ये मिट्टी। अब ये तो महाराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र हो गया। इसके अलावा गुजरात में भी काली कपास मृदा पाई जाती है, याद रखना। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, टॉप स्टेट्स हैं। उसके अलावा सौराष्ट्र हो गया, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो गया। लास्ट में मैं आपको एक मैप दिखाऊंगी, मैप के थ्रू आपको पता चलेगा कि कौन सी मिट्टी भारत के किस किस क्षेत्र में फैली हुई है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लैक सॉइल। इसके अलावा अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर जो ये सॉइल होती है, बेसिकली इसके अंदर पावर होती है कि ये मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है अपने अंदर। मतलब कुछ मिट्टियां क्या होती है, सूख जाती हैं बिल्कुल, ठीक है। सूखने के बाद जो है पानी नीचे चला जाता है और वो मिट्टी आपको सूखी दिखाई देती है जैसे धूप निकलती है। लेकिन काली मिट्टी का क्या है कि थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर जो है होल्ड करके रख सकती है, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था। इसके अलावा इसमें बहुत सारे, ऐसा नहीं कि काली मिट्टी है तो भाई कुछ न्यूट्रिएंट ही नहीं है, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटैश इसके अंदर होता है, साथ ही साथ इसके अंदर लाइम भी होता है। इसीलिए कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ अगर एक चीज और बताऊं कि जो फॉस्फोरिक सब्सटेंसेस होते हैं या फिर फॉस्फोरिक कंटेंट्स होते हैं वो काली मिट्टी के अंदर बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, या फिर कह सकते हो ना के बराबर होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये डीप क्रैक्स आ जाते हैं। जैसे मैं आपको पिक्चर अगर दिखाऊं तो इस मिट्टी के अंदर जो क्रैक्स हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। ये देखिए, इसके अंदर बहुत सारे डीप क्रैक्स होते हैं। आई होप कि मिट्टी आपने देखी भी होगी, बहुत ही गहरे छेद हो जाते हैं इसके अंदर, लाइन इस तरह की मतलब दरारें पड़ जाती हैं इसके अंदर। और होता क्या है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं। ये क्रैक्स आ जाते हैं किसकी वजह से, हॉट वेदर की वजह से, जब बहुत ही ज्यादा गर्म जो है वेदर हो जाती है। इसके अलावा ये जो है बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती हैं। अगर ये गीली हो जाए तो चिपकती हैं, बहुत ज्यादा हाथों में चिपकती है या फिर आपके पैरों में बहुत ज्यादा चिपकेगी अगर ये गीली मिट्टी हो जाती है तो, ठीक है। तो उसके बाद इन पर काम करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है अगर ये गीली होती हैं। थोड़ा सा ये होता है कि फर्स्ट शॉवर के बाद थोड़ी सी ये सूखी होनी चाहिए, अगर ज्यादा गीली होगी तो इन पर काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये था काली मिट्टी के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रेड एंड येलो सॉइल के बारे में, लाल और पीली मिट्टी के बारे में। रेड सॉइल डेवलप्स on crystalline Ignatian rocks in area of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau। यानी कि जो दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्र जो होते हैं वहां पर क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानें इग्निशियन रॉक से बनती है आपकी रेड मिट्टी। ये चीज आपको याद रखनी है, पर लाल मिट्टी विकसित होती है। तो अगर ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि जो इग्निशियन रॉक्स है उनसे कौन सी मिट्टी बनती है, तो आप कह सकते हैं लाल मिट्टी, या फिर रिवर्स भी हो सकता है कि लाल मिट्टी कौन सी रॉक से बनती है। और दक्कन के पठार के जो पूर्वी और सदर्न पार्ट्स होते हैं वहां पर ये पाई जाती है। येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन, कहां पर और पाई जाती हैं, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, सदर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन
यानी कि जो साउथ पार्ट होता है गंगा प्लेन का, वहां पर भी, अलोंग विथ पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स का जो कौन सा है, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, ये भी जो पिडमोंट क्षेत्र है वहां पर भी ये पाई जाती है, नाम याद रख लेना। These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks। जो आयरन जो होता है, देखो अभी ये वही है, साइंटिफिक थोड़ी सी चीजें तो होती है ना, तो ये जो क्रिस्टलीय कायांतरित चट्टानों में लोहे के विसरण के कारण जो है इन मिट्टी का रंग जो है वो लाल होता है, कई बार लाल पीली दिखाई देती है इस तरह से। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म। जब ये हाइड्रेटेड रूप में होती है तो इसका रंग पीला दिखाई देता है, ठीक है। और साथ ही साथ जब आयरन डिफ्यूज हो जाता है इसके अंदर क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर, तो इसका कलर जो है वो रेडिश दिखाई देता है। तो लाल पीली मिट्टी इसको हम बेसिकली बोलते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द रेड एंड येलो सॉइल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी लेटराइट मिट्टी पर। लेटराइट मिट्टी कैसी होती है वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये होती है लेटराइट मिट्टी, ध्यान से देखिए इस पर। अब जितने भी मिट्टियों की पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ उनमें आपको डिफरेंस पता चल रहे होंगे। तो ये इस तरह की जो मिट्टी होती है इसको हम लेटराइट मिट्टी बोलते हैं, हिंदी में भी आई थिंक इसको लेटराइट ही बोलते हैं, ठीक है, जो भी है। सो देखिए लेटराइट सॉइल जो होती है डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो लेटराइट मिट्टी वैकल्पिक आर्द्र और शुष्क मौसम के साथ उष्ण कटिबंधीय एंड उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के तहत विकसित होती है। मतलब क्या होता है, कभी आर्द्र होता है मौसम, कभी शुष्क मौसम होता है, तो उसके बीच में जो है ये मिट्टी विकसित हो जाती है। यह मिट्टी भारी वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन का परिणाम है, यानी कि जब बहुत ज्यादा इंटेंस लीचिंग होती है हैवी रेन के कारण। लीचिंग मतलब कि जब आपकी मिट्टी जो है ऊपर से पूरी कट कट के नीचे चली जाती है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा भारी बारिश होती है तो ऑब्वियसली वो मिट्टी पर बहुत जोर से पड़ेगी, और पड़ेगी तो कुछ मिट्टी को बहा ले जाएगी। लेटराइट सोल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, मतलब डीप भी हो सकती है, बहुत डीप भी हो सकती है। जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स। बेसिकली क्या होता है कि पौधों के पोषक तत्वों की यहाँ पर कमी होती है, और ज्यादातर ये दक्षिणी राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र के पश्चिम घाट हो गए, ओडिशा हो गया, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो याद रखना है कि कुछ इसका क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में है, कुछ उड़ीसा में है, कुछ वेस्ट बंगाल में है और कुछ नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। अगेन मैं लास्ट में एक मैप आपको दिखाऊंगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि भारत के किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। उस मैप के थ्रू आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, और है दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। वे भूदृश्य पर अपनी स्थिति के कारण इनमें ज्यादा अपर्दन होता है, लीचिंग भी होती है, इरोजन भी होता है, साथ ही साथ इनका डिग्रेडेशन होता जाता है। उसके बाद हिली एरियाज जो होते हैं, कर्नाटक के हो गए, केरला के हो गए, तमिलनाडु के जो हिली एरियाज होते हैं, माउंटेन एरियाज होते हैं, वहां पर ये जो सॉइल है इसको टी और कॉफी बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब इस तरह की मिट्टी जो है वहां पे बहुत ही यूजफुल होती है चाय और कॉफी के प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद रेड लेटराइट सॉइल, मतलब लेटराइट में भी अगर जो लाल लेटराइट मिट्टी होती है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में ज्यादा सुटेबल होती है कैशू नट के लिए, ठीक है। आप कह सकते हैं काजू की फसल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब क्वेश्चन आए कि टी कॉफी के लिए या फिर काजू की फसल के लिए, तो हम लेटराइट मिट्टी का ऑप्शन वहां पर टिक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेटराइट मिट्टी। नाउ द लास्ट सॉइल दैट आई एम डिस्कसिंग विद यू इज एरिड सॉइल्स, यानी कि शुष्क मिट्टी। दे आर जनरली, चलो इसकी भी एक फोटो दिखाती हूँ आपको पहले। ये है एरिड सॉइल, थोड़ी क्लियर फोटो नहीं है पर इस तरह की कुछ सॉइल होती है एरिड सॉइल, आप थोड़ा गूगल सर्च करके देख सकते हैं। तो भाई दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर, मतलब थोड़ी सी रेतीली होती है, रेत जैसे सी, और प्रकृति में खारी होती है, बेसिकली सेलाइन होती है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। क्या होता है कि कुछ एरियाज में जो है सोल्ट कंटेंट जो है बहुत हाई होता है, या फिर कॉमन सोल्ट कह सकते हैं। जब पानी को, समुद्र के पास का जो एरिया होता है वहां पे भी हम पानी को मतलब इकट्ठा करके उसको इवेपोरेट करके सोल्ट ऑब्टेन करते हैं, नमक प्राप्त करते हैं। तो कुछ एरियाज और भी होते हैं जहां पे सोल्ट कंटेंट जो है बहुत हाई होता है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो ऐसे एरियाज में क्या होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है, हाई टेम्परेचर होता है, मतलब थोड़ा सूखा मौसम होता है, सबसे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, इवेपोरेशन बहुत जल्दी होता है। तो यहाँ पर जो सॉइल होती है उसके अंदर ह्यूमस और मॉइस्चर बहुत कम होता है, मतलब उसके अंदर ह्यूमस और नमी की जो है बहुत कमी होती है। द लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकड़ बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। अब इससे क्या होता है कि उनके जो नीचे की जो परत होती है वहां पर कंकड़ जैसा जमा होते चले जाते हैं। द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर। इसके कारण जो है पानी का जो इनफिल्ट्रेशन होता है वो हो नहीं पाता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान।
तो भाई इन पे जो है बहुत अच्छे इरिगेशन की जरूरत होती है। आप कह सकते हैं सिंचाई के बाद जो है ये मिट्टी खेती योग्य हो जाती है। लेकिन अगर नेचुरल बात करें तो जो जैसे जलोढ़ मिट्टी हमारी होती है उस तरह का कंटेंट इसका नहीं होता है। ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है, उसका मॉइस्चर की कमी होती है, तो थोड़ी सी उपजाऊ कम होती है। फिर आपको इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा चाहिए इसके लिए। तो वेस्टर्न जो राजस्थान है वहां पर जो है इसको कल्टिवेबल बनाया जा सकता है थ्रू इरिगेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द एरिड सोइल। इसके बारे में अब एक मैप मैं आपको जो दिखा रही हूँ इसको आपको ध्यान से देखना है। हालांकि यहाँ पर यहाँ मैंने आपको 5 तरह की मिट्टी कराई है, इस मैप में जो 6 तरह की मिट्टी है। ऑफ कोर्स जो पहाड़ी और क्षेत्र होते हैं वहां की मिट्टी थोड़ी सी अलग होती है, तो उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया है, लेकिन इस मैप में है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का काफी एरिया जो है वो सारा, और इधर नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाएंगे ये सिक्किम का एरिया आ गया, तो यहाँ पर जो है फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल पाई जाती है। उसके बाद सेकंड पर आते हैं जलोढ़ मिट्टी पर, यानी कि एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल को अगर आप देखेंगे तो पूरा नॉर्दर्न प्लेन के अलावा कुछ राजस्थान का और कुछ गुजरात का हिस्सा जो है वो एलुवियल सॉइल से है। ये मान लीजिए आप सारी जो है ये एलुवियल सॉइल है, जो ग्रीनिश पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो है आपकी एलुवियल सॉइल है, यानी कि पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो है वो जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। उसके अलावा हम बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल की, जैसे कि ये जो धारी लाल कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये सारी ही रेड एंड लाल और पीली मिट्टी है, यहां से आप देख लीजिए, ठीक है। तो याद रखना इन प्लेन्स को, आपको याद रखना है। थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का पार्ट है, फिर साउथ के स्टेट जो है पर हर जगह पर आपको लाल पीली मिट्टी दिखाई दे रही होगी। फिर नॉर्थ ईस्ट में भी लाल पीली मिट्टी जो है बहुत भारी मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्लैक सॉइल की, काली मिट्टी की, तो देखो गुजरात का काफी पार्ट है काली मिट्टी पे ये, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का बहुत ज्यादा पार्ट है काली मिट्टी में। तो ये कुछ छत्तीसगढ़ का, सॉरी मध्य प्रदेश का पार्ट है यहाँ पर, कुछ महाराष्ट्र का है और कुछ आपका यहाँ पर गुजरात का है। तो ये बहुत ही ज्यादा काली कपास मृदा के लिए फेमस है। गुजरात में भी काली कपास मृदा जो है बहुत ज्यादा होती है, तो काली मिट्टी यहाँ पर है। उसके बाद हम बात करें लेटराइट मिट्टी की, तो लेटराइट मिट्टी जो है यहाँ पर आपको कहीं कहीं दिखाई दे रही होगी। एक तो इस जगह पर है, यहाँ पे आप कह सकते हैं गुजरात का, थोड़ा गुजरात और राजस्थान के बीच में कहीं, ठीक है। कुछ एमपी का भी पार्ट यहाँ पर हो सकता है, एग्जैक्ट लोकेशन अभी पता नहीं चल पा रही है मुझे। उसके अलावा थोड़ी बहुत यहाँ पर साउथ में है, ओके। तो यानी कि लेटराइट मिट्टी की मात्रा जो है बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रही है मुझे पूरे इंडिया के पार्ट की अगर हम बात करें तो। उसके बाद है एरिड सॉइल, जो मोस्टली आपकी यहाँ पर राजस्थान में है, ओके। राजस्थान में जो है एरिड सॉइल है, शुष्क मिट्टी, क्योंकि वहां पर बारिश कम होती है, हम सबको पता है ना, बहुत ही हॉट टेम्परेचर होता है, तो वहां पर जो है एरिड सॉइल मिलती है। तो ये एक जनरल मैप था इसका, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ये सारी वीडियो थी आपके टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में, और सॉइल के डिफरेंट टाइप्स में क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या उनकी कमियां थी, क्या क्या उनकी वो थी, वो सब मैंने आपको बताया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए एज यूजुअल वेट आपको करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।